क्लास पढ़ा रहे हैं हमारे साहब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे संविधान के टॉपिक की। संविधान का भी टॉपिक आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। शुरू से वीडियो है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। स्टार्टिंग से वीडियो बना रखी है, एक एक टॉपिक है, बहुत डिटेल्स में टॉपिक है। आराम से पढ़िए और नोट्स बनाइए। मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान दो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ डेली। ये आपको क्लास शाम को रात को 8:30 बजे क्लास मिलती है, तो 8:30 बजे आप तैयार रहा करें पेन कॉपी लेकर के और नोट करिए। ये दोनों टॉपिक आपके पुलिस के एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे और कंठस्थ हो जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे एकदम। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, मिलने वालों के साथ, मिलने वालियों के साथ, जो भी पढ़ने वाले हैं, दूर दराज तक चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क आप लोगों को मैं टॉपिक या ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। यूपी पुलिस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं संविधान के टॉपिक की। भाग 6 पढ़ेंगे। इसमें हम हेडिंग डाल लीजिएगा भाग 6। भाग 6 में पढ़ रहे हैं हम राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के सभी पॉइंट मैंने पढ़ा दिए, जैसे विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये सभी पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से देख लीजिए। आज चर्चा करने चल रहे हैं हम हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में, है ना। जो हमारी सर्वोच्च जो व्यवस्था है संविधान में, या ऐसे कह सकते हैं कि जो संविधान का रक्षक होता है या संविधान की व्याख्या करने वाला होता है, वो कौन होता है? हमारे यहाँ न्यायालय होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में मिला करके वर्ष 2019 तक 25 हाई कोर्ट हैं भारत में इस समय। कितने हाई कोर्ट हैं? 25। तो हाई कोर्ट का जो प्रावधान है संविधान में, वो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक प्रावधान है, ये भी लिख लीजिएगा, है ना। बाकी के हाई कोर्ट की क्या शक्तियां होती हैं, हाई कोर्ट की स्थापना कैसे होती है ना। न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं हाई कोर्ट के, वो सब चर्चा करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। तो हेडिंग डाल लीजिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, है ना। इंग्लिश में हाई कोर्ट बोलते हैं और हिंदी में उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो संविधान का कौन सा भाग है? भाग 6। तो भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक प्रावधान है, ये लिख लीजिए, ये अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल्स की वीडियो शुरू में मैं पढ़ा चुका हूँ, शुरू में आपको क्लास मिल जाएंगी। अभी मैं थ्योरी की बात करता हूँ। अनुच्छेद में शुरू में पढ़ा चुका हूँ, आपको वीडियोस मिल जाएंगी सभी आर्टिकल्स की। तो अनुच्छेद 214 से 231 तक आर्टिकल्स का प्रावधान है हाई कोर्ट के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनाए गए थे वो 1862 में स्थापना हुई थी। और कितने हाई कोर्ट थे? 3 हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी 1862 में। कितने हाई कोर्ट थे? 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना 1862 में की गई थी। और इसके लिए एक अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने, जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा 1 साल के बाद, यानी कि 1862 में 3 बड़े प्रेसिडेंसी शहरों में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 हाई कोर्टों की स्थापना होती है। एक ही वर्ष में होती है, 1862। तो कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा है। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट। दूसरा हाई कोर्ट बम्बई में स्थापना होती है। और तीसरा हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित होता है? ये होता है आपका मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। इस समय हाई कोर्टों की स्थापना के लिए जो मुख्य कार्य किया वो कौन था इस समय? कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर जी कोई दिक्कत? तो कौन था वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष कौन सी है? 1862। कहाँ पे बना? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। ये 3 हाई कोर्ट भारत में सबसे पहले बनते हैं, सबसे पहले स्थापित होते हैं। इसी क्रम में चौथा हाई कोर्ट भी स्थापित किया जाता है, नोट करके लिखिएगा। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, दोबारा लिख दिया मैंने, 1866 में। 17 मार्च 1866, डेट भी लिख लीजिए इसकी। 17 मार्च 1866 को हुई थी। ये डबल लिख गई है ना, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद में की गई थी। कौन से शहर में? इलाहाबाद में। तो इस वजह से इलाहाबाद।
वैसे कायदा से इसकी स्थापना अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो आगरा में हुई थी। आगरा में स्थापना हुई थी इसकी 1866 में, लेकिन इलाहाबाद इसे ले जाया गया। पढ़ते तो इलाहाबाद के नाम से, एग्जाम में भी इलाहाबाद के नाम से आता है। इलाहाबाद इसे ले जाया गया 1869 में। आगरा में स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की 1866 में। 66, 67, 68, 69 लगभग चौथी वर्ष में कहाँ पे ले जाया गया? इलाहाबाद स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा इतिहास की चीज़ है, लेकिन आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से पूछा जाएगा आपका, इलाहाबाद से। कब बना? इलाहाबाद में 1866 में बना था। ठीक है, अब देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? वाल्टर मॉर्गन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन थे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, वाल्टर मॉर्गन। हमारे यहाँ न्यायपालिका देखो कैसे काम करती है। सबसे ऊपर क्या है भाई साहब हमारे देश में? सबसे ऊपर कौन सी न्यायपालिका है हमारी? सुप्रीम कोर्ट। सबसे मुख्य न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, या इसे क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ यानी कि नीचे कौन कौन सी न्यायपालिका आती हैं? सभी हाई कोर्ट्स आते हैं। और हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है भारत में? 25। तो 25 हाई कोर्ट किसके अंडर में काम करते हैं? किसके सुपरविजन में? सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में। यानी कि हाई कोर्टों के ऊपर जो नियंत्रण होता है या सुपरविजन में जो काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इनकी देखरेख पर्यवेक्षण कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करना हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये सारे हाई कोर्ट्स काम कार्य करते हैं ये यथावत तरीके से। अब हाई कोर्ट्स के बाद तीसरी व्यवस्था क्या है भारत में? हाई कोर्ट्स तो कहाँ पे हो गए? राज्यों में होते हैं। और ये कहाँ पे है आपका? दिल्ली में। तीसरी व्यवस्था है हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि इसे अधीनस्थ न्यायालय को क्या बोल सकते हैं? जिला न्यायालय। कौन से न्यायालय? जिला। जो जिले के अंदर कोर्ट्स होते हैं इन्हें अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। आर्टिकल 233 में, ये आर्टिकल 216 में गठन का प्रावधान है हाई कोर्ट का। अधीनस्थ न्यायालय के गठन का प्रावधान 233 में। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का या गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ न्यायपालिका कार्य करती है, ऊपर से लगा करके नीचे तक आते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, वर्तमान में वर्ष 2019 तक भारत में 25 हाईकोर्टों की संख्या थी। कितने हाईकोर्ट है? 25। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि हाईकोर्ट्स की संख्या कितनी है। अगला पॉइंट देखिए, 7वें संविधान संशोधन 1956। एक संशोधन होता है 7वां, कब हुआ था भाई साहब? 1956 में। इसमें क्या व्यवस्था की गई? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की क्या की जा सकती है? स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक मतलब मान लीजिए 2 राज्य हैं, एक ए राज्य और एक बी राज्य है। अगर सरकार को हाईकोर्ट नहीं बनाना है तो सरकार दोनों राज्यों के लिए क्या करेगी? एक हाईकोर्ट बना देगी। एक ही हाईकोर्ट से दोनों बी में भी काम होगा और ए में भी काम होगा। ये प्रावधान है आर्टिकल 231 में। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये 7वें संविधान संशोधन में व्यवस्था 1956 में कर दी गई थी। दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट करके पूछेगा। वैसे दिक्कत आपको आने नहीं देंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भाई हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कौन नियुक्ति करेगा? हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हाईकोर्ट के अंदर जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसमें परामर्श लिया जाता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के परामर्श वो राज्यपाल के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अच्छे से लिख लेना। प्रश्न आता है कि मुख्य न्यायाधीश यदि हाईकोर्ट में नियुक्त करना है तो कौन करेगा नियुक्त? अब डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं। नियुक्ति का काम तो भारत के राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा भाई साहब?
किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह या परामर्श और राज्य के राज्यपाल से, दोनों लोगों से सलाह या परामर्श करके राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला प्रश्न आता है कि भाई हाईकोर्ट में न्यायाधीश जज साहब कौन कौन बन सकते हैं, क्या अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्षों तक उन्होंने क्या किया हो? न्यायिक कार्य किया हो, यानी कि प्रैक्टिस करी हो, है ना। न्यायिक कार्य का 10 साल का उनका अनुभव हो, अथवा ये अथवा का मतलब है या तो ये कंडीशन पूरी हो या फिर ये कंडीशन पूरी हो, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या फिर 10 सालों तक हाई कोर्ट में लगातार अधिवक्ता रहे। 10 सालों तक लगातार हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह योग्यता है। अगला पॉइंट है, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। अगर प्रश्न आता है कि भाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा सर? राज्य का राज्यपाल। अगला पॉइंट है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, तनख्वाह और पेंशन को कौन तय करता है? संसद तय करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना भाई साहब, बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर से। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे एग्जाम्स में काम आएंगे जी। मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तनख्वाह कितनी होती है भाई साहब? कितना रुपया दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश को? तो देखिए 2.5 लाख रुपए प्रति माह, मतलब महीने की सैलरी है कितनी? 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी दी जाती है। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,28,000 रुपये दिया जाता है अन्य न्यायाधीशों को। किनको? अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है। अगला है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल होती है भाई साहब। जो जज साहब होते हैं वो किस साल पर रिटायर होते हैं? तो भैया जज साहब 62 साल तक काम करते हैं, सेवाएं देते हैं न्यायपालिका में, न्यायिक कार्यों में, और 62 साल के होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अगर इस्तीफा या त्यागपत्र देना चाहें तो भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। अगर नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, दिल भर गया, मन भर गया कि भाई बहुत सेवा कर ली भारत की, हाई कोर्ट में इस्तीफा देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं। ठीक है सर, कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, ये एक संविधान का शब्द है, सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से संसद द्वारा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। हटाने की भी प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के जज साहब को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदेश करेंगे तो वो आदेश प्रस्ताव के रूप में संसद में आएगा, और संसद में जो उपस्थित सदस्य होंगे उसके 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से इसे पारित करेंगे आदेश को, तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, जैसे तबादला करना हो एक कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कर सकता है। ये पूरी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। एक हाई कोर्ट से, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से बम्बई के हाई कोर्ट में, या बम्बई हाई कोर्ट से कलकत्ता के हाई कोर्ट में, या कलकत्ता के हाई कोर्ट से चेन्नई के हाई कोर्ट में, यानी कि मद्रास के हाई कोर्ट में स्थानांतरण करना है, तबादला करना है, तो एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति का आदेश और सलाह किसकी? मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से किया जा सकता है ये काम। अगला पॉइंट है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के कहने पर कार्य भी कर सकते हैं वापस आके अस्थायी रूप से, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ही। अगर लगे कि भाई कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है तो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कार्य भी कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है जी। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र, क्या क्या पावर होती है हाई कोर्ट को, क्या क्या शक्तियां हैं हाई कोर्ट्स की? अनुच्छेद में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और संविधान की क्लास शुरू से देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से देखिए, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिए, साफ दिखेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान के 2 टॉपिक आपके चल रहे हैं यहाँ पे। तो हाई कोर्ट की पावर्स होती हैं कुछ, ये 7 पॉइंट लिखे मैंने पावर्स के, शक्तियों के। ये क्या है? शक्तियाँ हाई कोर्ट की। तो देखिए क्या क्या शक्तियाँ। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
यानी कि प्रथम दृष्टया सुनवाई का सीधा अधिकार है। मान लो कोई घटना हो गई राज्य के भीतर, उस घटना को डायरेक्ट हाईकोर्ट को ये शक्ति है, ये अधिकार है कि उसकी प्रथम दृष्टया सुनवाई कर सकता है बिना अपील के। जैसे कोई व्यक्ति अपील करे या ना करे, बिना अपील के हाईकोर्ट उस मामले की सुनवाई कर सकता है, उस केस को अपने पास मंगा सकता है हाईकोर्ट। तो अपील प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसी को कहते हैं, प्रथम दृष्टया सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट न्यायादेश। न्यायादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसमें हाईकोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, जिसे बंदी प्रत्यक्षी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, अपील। जैसे आपको सजा हो गई या आपके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सजा सुना दी और आपको लगता है कि आप वरिष्ठ न्यायालय में यानी कि और ऊपर न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बिल्कुल अनुमति है। तो अपीलीय न्यायालय इसी वजह से कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ कोई भी नागरिक अपील कर सकता है हाईकोर्ट में जाकर के। छोटे न्यायालयों के खिलाफ पर्यवेक्षीय, सभी न्यायालयों पर नज़र रखने का काम करता है। जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं राज्य में, जितने जिलों में होते हैं, उन सब की देख रेख या उनका पर्यवेक्षण या उन पर नज़र रखने का काम हाईकोर्ट करता है कि किस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं वहाँ के न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश। तो पर्यवेक्षी अधिकार है अधीनस्थ न्यायालयों पर। जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें जजों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, वो हाईकोर्ट करते हैं या हाईकोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिले वाले हाईकोर्ट, सॉरी माफ कीजिए, जिले वाले न्यायालय। जैसे आमतौर पर लोकल जिलों में क्या बोला जाता है, दीवानी वगैरह बोला जाता है ना, अलग अलग कोर्ट बोलते हैं, कचहरी बोलते हैं अलग अलग स्थानों पर। ऐसे वाले मामले अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत। अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट की एक शक्ति है अभिलेख न्यायालय की। अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि जो भी सुनवाई होती है किसी भी मामले को लेकर के, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है भाई साहब, क्योंकि आने वाले कभी भी समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 4 साल में उसका फिर दोबारा से अगर ऐसा कोई मामला आता है तो पुराने अभिलेखों को जांचा जाए, परखा जाए, उसके बिहाफ पर आगे का आदेश दिया जाए। तो अभिलेख मतलब रिकॉर्ड रखना। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, कार्रवाइयों की क्या रखी जाती है, साक्ष्य रखे जाते हैं, अभिलेख रखे जाते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है। इस वजह से क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय भी है। न्यायिक समीक्षा, पुनरावलोकन की शक्ति है हाईकोर्ट को। पुनरावलोकन की शक्ति किससे कहते हैं, ये शक्ति वो होती है जैसे हमारी राज्य विधानसभा ने या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया, यदि वो कानून जनता के बीच में लागू नहीं होता है और उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है, तो ऐसी स्थिति, यदि वो संवैधानिक सम्मत नहीं है कानून जो सरकार ने बनाया है, विधानमंडल ने बनाया है, तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को जांच सकता है, परख सकता है, एग्जामिन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। और यदि हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि ये संवैधानिक सम्मत नहीं है, संविधान के तहत विधानमंडल ने कानून नहीं बनाया, तो उसे हाईकोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। उस कानून को क्या घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर देगा, यानी कि संवैधानिक नहीं है तो उसे समाप्त करने का भी अधिकार है। ठीक है, किसको, हाईकोर्ट को। तो इसी को बोलते हैं पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। हाईकोर्ट चेक कर सकता है कि विधानमंडल ने क्या कानून बनाया है, क्या कानून नहीं बनाया जनता के बीच में। तो इस प्रकार की शक्ति को क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भाई साहब कहा जाता है, बोला जाता है। तो ये थी क्लास हमारी हाईकोर्ट की, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उच्च न्यायालय की थी, लगभग कोशिश करिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी कवर कर दिए मैंने इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री और संविधान के 2 टॉपिक लगातार और करंट अफेयर्स, तीनों टॉपिक लगातार चल रहे हैं। पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। समीक्षा अधिकारी पढ़िए या पीसीएस के लिए पढ़िए या दरोगा के लिए या पुलिस के लिए, सभी के लिए जीएस का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर चला जाए आपके एग्जाम से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे लगातार रेगुलर रूप से। 8 साढ़े 8 बजे क्लास आपको लाइव चलती है, तो सारे बच्चे जुड़ा करें इस लाइव क्लास के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।